हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करेंगे पैमाने का हासमान प्रतिफल। स्टूडेंट, आज हम लोग जो है इस वीडियो में अध्ययन करेंगे पैमाने का हासमान प्रतिफल, जिसे हम लोग पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत पढ़ रहे थे। पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि पैमाने का प्रतिफल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि पैमाने का वर्धमान प्रतिफल, फिर नेक्स्ट वीडियो था हमने पढ़ा था पैमाने का स्थिर प्रतिफल, और आज हम लोग पढ़ेंगे पैमाने का हासमान प्रतिफल। तो पैमाने का हासमान प्रतिफल क्या होता है, इसको शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि पैमाने के प्रतिफल का नियम क्या होता है या पैमाने का प्रतिफल क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पैमाने के प्रतिफल जो है वो उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करता है। देखिए, इसमें मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर एक एक पॉइंट से जो है वो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात कि पैमाने के प्रतिफल उत्पादन फलन की दीर्घकालीन प्रवृत्ति को सूचित करते हैं। दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। ये ध्यान रखिएगा कि दीर्घकाल में कोई उत्पत्ति का साधन स्थिर नहीं रहता है। सभी उत्पत्ति के साधन दीर्घकाल में परिवर्तनशील हो जाते हैं तथा उन्हें आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। सभी उत्पत्ति के साधनों के परिवर्तनशील होने के कारण उत्पादन का पैमाना परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है, और इन सभी के कारण जो है उत्पादन में आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। उत्पादन तकनीक दीर्घकाल में सभी उत्पत्ति के साधन परिवर्तनशील होते हैं, पूरा पैमाना ही बदल जाता है। तो उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है, इन सभी कारण जो है आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये आंतरिक और बाह्य बचतें सदैव स्थायी नहीं रहती, बल्कि कुछ समय के बाद ये बचतें जो है हानियों का रूप ले लेती हैं। प्रारंभ में क्या होता है कि ये आंतरिक एवं बाह्य बचतें पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को देती हैं, लेकिन यही बचतें जब हानियों में बदल जाती हैं तो पैमाने के हासमान प्रतिफल को उत्पन्न करती हैं। और इन दोनों प्रतिफलों के बीच, पैमाने का वर्धमान प्रतिफल और पैमाने का हासमान प्रतिफल, इन दोनों प्रतिफलों के बीच की कड़ी जो है उसे हम पैमाने का स्थिर प्रतिफल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको रिमाइंड कर दिया आपको, और आज हम लोग पढ़ेंगे पैमाने का हासमान प्रतिफल। और यदि आपको पैमाने का वर्धमान प्रतिफल पढ़ना है, पैमाने का स्थिर प्रतिफल पढ़ना है, तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, इसके नाम से स्पष्ट है पैमाने का हासमान प्रतिफल। हासमान इसमें लगा हुआ है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, हासमान प्रतिफल डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इसमें क्या होता है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उत्पादन में उससे कम अनुपात में वृद्धि होती है। मैंने यहाँ पर रेटेम फॉर्म में भी दे दिया है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि इसके अनुसार उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि उत्पादन के साधनों में 20% की वृद्धि हो रही है तो जो उत्पादन है उसमें 20% से कम वृद्धि होगी। तो इसे ही क्या कहते हैं, पैमाने का हासमान प्रतिफल कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की क्रमशः अधिकाधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए साधनों की क्रमशः अधिकाधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। मान लीजिए कोई वस्तु जो है हम 20 इकाई उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 20 इकाई और बढ़ाना चाहते हैं, इसकी 20, 40, 60, 80, 100 ऐसे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस इकाई को प्राप्त करने के लिए, इस प्रत्येक बढ़ती हुई 20 इकाई को प्राप्त करने के लिए हमें साधनों को जो है अधिक से अधिक मात्रा में लगाना पड़ेगा। से 20 से 40 में जाएंगे तो जो साधन लगेंगे 40 से 60 में उससे ज़्यादा साधन लगेंगे, ठीक है, और 60 से 80 में जाएंगे तो उससे और ज़्यादा साधन लगेंगे।
हम फिगर के माध्यम से थोड़ा इसको और क्लियर कर लेते हैं। फिगर देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये फिगर दिया गया है। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर देखिए यहाँ साधन ए को दर्शाया गया है और यहाँ ओ वाई एक्सिस पर देखिए साधन बी को दर्शाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 100, 200, 300, 400 ये उत्पादन को दर्शा रहा है कि जो पॉइंट पी है इस पर 100 इकाई उत्पादन हो रहा है, पॉइंट क्यू पर 200 इकाई उत्पादन हो रहा है, पॉइंट आर पर 300 और पॉइंट टी पर 400 उत्पादन हो रहा है। तो अब इसमें देखिए यहाँ 100 से 200 कितने का डिफरेंस है? 100 का डिफरेंस है। 200 से 300 में कितने का डिफरेंस है? 100 का। और 300 से 400 में कितने का डिफरेंस है? 100 का। इसका मतलब 100 की एक समान बढ़ती हुई मात्रा को प्राप्त करने के लिए देखिए अब साधन कितने लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए P से Q, ठीक है, P पर उत्पादन कितना हो रहा है? 100 और Q पर जाने पर कितना उत्पादन हो रहा है? 200। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 100 इकाई वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर देखिए साधन B कितना लग रहा है? B1 और B2 लग रहा है। साधन कितना लग रहा है? B1 और B2 किसको? 100 से मतलब 100 इकाई अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए जो है B1 B2 लग रहा है। और इधर साधन A की कितनी मात्रा लग रही है? A1 और A2 लग रहा है। अब देखिए फिर 200 से 300 मतलब 100 इकाई और बढ़ाने के लिए अब यहाँ पर देखिए कितना लग रहा है? इतनी साधन B को जो है इतना बढ़ाना पड़ रहा है, B2 से B3 और इधर A2 से A3 बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए 300 से 400 मतलब फिर 100 इकाई उत्पादन में 100 इकाई की वृद्धि करने के लिए अब देखिए फिर साधन A की कितनी मात्रा बढ़ाई जा रही है? B3 से B4 और इधर देखिए A3 से A4। अब देखिए अब इसमें जो उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है वह एक समान 100 इकाई की वृद्धि हो रही है। लेकिन जरा साधनों पर ध्यान दीजिए ना, आप साधनों पर ध्यान दीजिए। देखिए B1 B2 ये जो इनके बीच की दूरी है B1 B2 ये B2 और B3 इससे ज़्यादा है। अब B2 B3 से ज़्यादा क्या है? B3 और B4। इसी तरह यहाँ देखिए A1 A2 के बीच की जो दूरी है इससे ज़्यादा दूरी किसकी है? A2 और A3 की दूरी है। और इससे भी ज़्यादा किसकी है? A3 और A4 की दूरी। तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? तो इससे यही प्रदर्शित होता है कि उत्पादन में एक समान वृद्धि प्राप्त करने के लिए अर्थात 100 की वृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्पादन में साधनों की क्रमशः अधिकाधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। देखिए ना, साधन की क्रमशः अधिकाधिक मात्राओं की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए ये जो है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, B1 से B2 का डिस्टेंस, B2 से B3 का, B3 से B4 का। उसी तरह नीचे भी देखिए इस साइड में A1 से A2 का, A2 से A3 का, A3 से A4 का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। जिसका मतलब ये दर्शा रहा है कि एक उत्पादन की एक समान मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें अधिकाधिक साधनों की ज़रूरत पड़ेगी। और इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि यदि जो है हमें समान मात्रा प्राप्त करने के लिए उत्पादन की अधिक से अधिक साधन हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लागत बढ़ रही है। और जब लागत बढ़ रही है इसका मतलब कि हमारा जो उत्पादन है या जो प्रतिफल है वह घट रहा है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल बोलते हैं, जो बताता है कि उत्पत्ति के साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है। देखिए यहाँ पर उत्पत्ति साधन बढ़े ना, ये बढ़ते क्रम में है, ऊपर इधर है, लेकिन उस हिसाब से ये जो उत्पादन है वह बढ़ते क्रम में नहीं बढ़ा है, वो एक समान बढ़ा है, 100 ही बढ़ा। लेकिन यहाँ पर जो उत्पत्ति के साधन है वह बढ़ रहे हैं। पहले की अपेक्षा दूसरे में अधिक जो उत्पादन साधनों की आवश्यकता पड़ी। तो अब आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल का क्या मतलब होता है और फिगर भी आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आइए समझते हैं कि आखिर पैमाने का जो ह्रासमान प्रतिफल लागू कैसे होता है। क्या कारण है कि पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल जो है वह लागू होता है, क्यों जो है प्रतिफल घटने लगता है। देखिए शुरू में ही मैंने बताया था कि सभी उत्पत्ति के साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। दीर्घकाल में कोई भी उत्पत्ति का साधन वह स्थिर नहीं रहता है, तो पूरा पैमाना ही बदल जाता है। तो पैमाना बदलने में क्या होता है कि उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, श्रम विभाजन होता है, विशिष्टीकरण होता है। इन सभी कारण क्या होता है? आंतरिक एवं बाह्य बस्तें प्राप्त होती हैं। इन सभी कारण आंतरिक एवं बाह्य बस्तें प्राप्त होती हैं। लेकिन यह आंतरिक एवं बाह्य बस्तें जो है स्थायी नहीं रहती, बल्कि कुछ समय के बाद जो है ये आंतरिक एवं बाह्य बस्तें जो है आंतरिक हानियों में परिवर्तित हो जाती हैं। और आंतरिक हानियों में परिवर्तित होने के कारण क्या होता है कि जो प्रतिफल है वो ह्रासमान होने लगता है।
हासमान प्रतिफल लागू होता है। तो हमें उतना प्रतिफल जितना हम साधन लगाते हैं, उत्पत्ति के साधन का प्रयोग करते हैं, उतना हमको उत्पादन प्राप्त नहीं होता। इसका सीधा सा उदाहरण ऐसे समझिए ना, जैसे आपके पास 1 बीघा खेत है, ठीक है, तो उसमें 5 आदमी लगा दिए हैं आप उत्पादन कार्य करने के लिए, ठीक। तो अगर आप उसमें 5 की जगह 10 कर दे, 20 कर दे, अगर 100 कर, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे जैसे आदमी हम बढ़ाते जाएंगे, 5 लगा दिए तो 10 लगा दिए तो और अधिक उत्पादन होगा, 20 लगा दिए तो और अधिक उत्पादन होगा, 100 लगा दिए तो और अधिक उत्पादन नहीं। उन साधनों का अपना एक अनुकूलतम संयोग होता है, वो अनुकूलतम संयोग होता है जिस पर जो है वे साधन जो है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। इसलिए ये जो आंतरिक बाह्य बचते हैं, यह जो है अधिक देर तक स्थायी नहीं रहते। ये कुछ समय बाद क्या होता है, आंतरिक एवं बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे जो है हासमान प्रतिफल लागू होता है। मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। क्या है कि पैमाने के हासमान प्रतिफल उत्पन्न होने का मुख्य कारण यह है कि पैमाने का आकार बहुत बड़ा हो जाने के कारण उत्पादन कार्य में कठिनाई अनुभव करता है और आंतरिक एवं बाह्य बचते इस दशा में आंतरिक एवं बाह्य हानियों में परिवर्तित हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा पैमाने का हासमान प्रतिफल। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया भी होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब से करिएगा। थैंक यू।